दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। रात 8:30 बजे क्लास है जो कि आप सभी बच्चों को लाइव मिल रही है। तो यदि ऑडियो और वीडियो सभी बच्चों के लिए क्लियर है तो एक बार लाइव चैट के थ्रू मुझे ओक क्लिक कर नोटिफाई करें, तो हम हमारी आज की क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि दिवाली फेस्टिवल ख़त्म हो चुका है, आज भाई दूज था। तो आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ठीक है। और आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी दिवाली को एंजॉय किया होगा। ठीक है। बहुत प्रॉस्पेरस तरीके से सेफली आपने अपनी दिवाली सेलिब्रेट करी होगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब आई गेस दिवाली का फीवर ओवर हो चुका है। तो इट्स टाइम टू गेट बैक ऑन योर स्टडी ट्रैक, है ना। अब ज़रूरत है कि आप अपनी स्टडी पर वापस आ जाएं, है ना। अब एक ज़्यादा एनर्जी के साथ हमें यहाँ से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि अब नवंबर आधे से ज़्यादा जा चुका है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीने वो ये और 1 महीने, 5 महीने आपके पास बचे हैं। इस 15 दिन को मैं इसलिए छोड़ने वाला क्योंकि इन 5 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा टाइम होगा ज़रूर कि जहाँ पर आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो 15 दिन आप वहाँ एडजस्ट कर लीजिए। तो ले दे कि आपके पास अब से 5 महीने बचे हुए हैं, और अब उन 5 महीने के लिए आप सभी का अकॉर्डिंगली चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी। ठीक है। इट्स हाई टाइम कि अब आप लोग जो हैं अपनी स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मंडे, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मंडे को हमेशा शुरुआत हमारी हिस्ट्री क्लास से होती है। ये 33वीं क्लास है। लगभग 2 क्लास और आपकी हिस्ट्री की बची हैं इसके बाद, और आपकी हिस्ट्री जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। और हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट स्पेक्ट्रम बुक को, है ना। तो ये सीरीज़ काफ़ी सक्सेसफुल सीरीज़ रही है। आप सभी प्यारे बच्चों ने इस सीरीज़ को बहुत सारा प्यार दिया है, इस सीरीज़ को बहुत सारा सम्मान दिया है। उसके लिए मैं आप सभी प्यारे बच्चों का शुक्रगुजार हूँ। ठीक है। और आप सभी बच्चों से बहुत सारा प्यार मिला इस सीरीज़ को लेकर। तो यहाँ से ये जो बाइलिंगुअल हम इंग्लिश आपको बाइलिंगुअल हम जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री प्रोवाइड करा रहे थे, इसमें हमने प्रॉपर पूरी हिस्ट्री प्रोवाइड कराई आपको। अब हम जो फिलर्स हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे ब्रिटिश एरा में क्या क्या चीज़ें हुई, है ना। उन सभी, जैसे हमने एजुकेशन पर बात की, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर बात की, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर बात की। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेस पर, है ना। कि भारत में यहाँ पर प्रेस, यहाँ पर प्रेस लिख गया, प्रेस एवोल्यूशन इन इंडिया, है ना। भारत में प्रेस का विकास किस तरह से हुआ था, ये आज की क्लास में हम बेसिकली देखने वाले हैं। जब ये पीडीएफ आपको मिलेगी तो मैं इसे अपडेट कर दूंगा, प्रॉपर्ली सुधार दूंगा। ठीक है। तो बेसिकली आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि भारत में प्रेस का विकास किस तरह से हुआ, है ना। ब्रिटिश एरा से लेके वो 1947 के समय तक ऐसे कौन कौन से एक्ट थे जो आए, जिन्होंने भारतीय प्रेस की कई बार स्वतंत्रता छीनी, कई बार उन्हें स्वतंत्रता दी, या कौन कौन सी नई चीज़ें आई, और किस तरह से आज की वर्तमान परिवेश तक, परिस्थितियों तक जो है भारतीय प्रेस पहुंचा। तो यही सारी चीज़ें जो हैं आज की क्लास में हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए गुड नोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेस की शुरुआत कैसे हुई, बिगनिंग ऑफ प्रेस इन इंडिया, किस तरह से बिगनिंग हुई थी प्रेस की। तो सबसे पहला जो अखबार है 1780 की यदि हम बात करें, 1780 वो दौर था जब अंग्रेज सारे के सारे यूरोपियंस आ चुके थे लगभग, है ना। और अंग्रेज जो हैं वो अपना पैर इस समय तक जमा चुके थे, बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेज भारत में इस समय तक अपना पैर जमा चुके थे। तो मतलब अब हम बोल सकते हैं कि 1780 वो समय था जब भारत में ब्रिटिश एरा सेटल हो चुका था और ब्रिटिश एरा ऑलमोस्ट रन कर रहा था। ठीक है। तो इस समय जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने द बंगाल गजट या कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर शुरुआत की। तो ये अपनी तरह का पहला एक अखबार माना गया भारत में। मतलब यहीं से शुरुआत होती है भारत में प्रेस की, यहीं से शुरुआत होती है भारत में न्यूज़ की। ठीक है। तो 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने द बंगाल गजट का शुभारंभ किया था, शुरुआत की थी। इसे कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर भी बोला जाता है। तो याद रखना है दोनों चीज़ें। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने द बंगाल गजट या फिर कलकत्ता कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर की शुरुआत की थी। माफी चाहता हूँ दोस्तों, आज आई एम नॉट वेल, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको क्लास में, सॉरी फॉर दैट। ठीक है। शुरू किया था, और जिसे 1872 में सरकार की आलोचना के कारण जब्त कर लिया गया था। बेसिकली हो क्या रहा था भाई, ब्रिटिश रूल चल रहा था। प्रेस का काम ही होता है बुरी चीज़ों को बुरा कहना, और उस समय जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरी तरह से भारतीयों का शोषण कर रहे थे। तो जब बंगाल गजट ने सरकार की बुराइयां करना शुरू किया, तो सरकार ने अपने प्रभाव से इसे क्या करा दिया, बंद करा दिया। बाद में अधिक समाचार पत्रिकाएं आईं, जैसे कि द बंगाल जर्नल, कलकत्ता क्रॉनिकल, मद्रास करियर और बॉम्बे हेराल्ड। और हिक्की ने इस प्रयास में भारत की प्रेस की नींव रखी। तो बेसिकली जो है
जेम्स ऑगस्टस हिक्की के प्रयास ने ही भारत में प्रेस की जो है अ, एक नींव डाली, ऐसा मान सकते हैं। जो फाउंडेशन स्टोन था, इट वॉज लेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिक्की इन इंडिया। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियन प्रेस वॉज लेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिक्की। यदि हम ऐसा कहें तो ये किसी तरह का एग्जैजरेशन नहीं होगा, किसी भी तरह की अतिशयोक्ति ये नहीं होगी। आगे बात करते हैं कि अब इसके बाद कौन कौन से अधिनियम आए। अब देखिए जिस तरह से क्या होने लगा था कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की की द बंगाल गजट के बाद बहुत सारी पत्रिकाएं आई, बहुत सारी न्यूज़पेपर्स आए, अखबार आए, तो उससे कहीं ना कहीं सरकार में एक डर बैठा कि कहीं ये जो पत्र पत्रिकाएं आ रही हैं, ये यदि अपनी तरह मन की बात करेंगे जिस तरह से बंगाल गजट ने किया है ना, तो बंगाल गजट की वजह से या इन पत्र पत्रिकाओं की वजह से हो सकता है सरकार की आलोचना होने से लोगों तक बात पहुंचे, लोग किसी तरह से भड़के, ठीक है, और उनके आउट ऑफ कंट्रोल ना चली जाए, तो उन्होंने इसके लिए पहले से नियम बनाने चालू किए। अब बात ये आती है कि गवर्नमेंट जो है वो दबा रही थी, तो इनको भी दबा देती, नियम बनाने की क्या ज़रूरत थी। देखिए यदि वो उस तरीके से दबाते जिस तरीके से बंगाल गजट को दबाया, तो एक बार तो ठीक, लेकिन हर बार दबाते तो भारतीय लोग उनके विरुद्ध हो जाते सीधे तौर पर, है ना। और भले ही कितनी शक्तिशाली सत्ता क्यों ना रही हो, कितना भी शोषण क्यों ना किया हो, लेकिन वो सीधे तौर पर भारतीयों को शोषित नहीं दिखा सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें एक छुपा हुआ खेल खेलना था। यदि सीधे तौर पर दिखाते तो भारतीय भड़क जाते और उनके विरोध में आ जाते। तो इसीलिए इन्होंने नियमों का सहारा किया। तो सबसे पहले आया सेंसरशिप प्रेस एक्ट 1799 में, 1799 में आया सेंसरशिप प्रेस एक्ट, ठीक है। तो इट वॉज एनेक्टेड बाय द लॉर्ड वेलेजली। तो इसको लेकर कौन आया था? लॉर्ड वेलेजली। इसको लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लगाया गया था। और anticipating French invention of India, it was later relaxed by Hastings in 1888, ठीक है। और भारत में फ्रांसीसी आक्रमणों की आशंका के चलते से लगाया गया था, और बाद में 1818 में हेस्टिंग्स के द्वारा इसे हटा दिया गया था, ठीक है। तो याद रखना है कि 1799 में सेंसरशिप प्रेस एक्ट लगा था, किसकी वजह से? फ्रेंच इन्वेंशन, जो फ्रांसीसी आक्रमण जो हो रहा था उसके चलते, है ना। और इसके बाद 1818 में इस चीज़ को हटा दिया गया था। इसके बाद आया था लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1823। फिर 1823 में लाइसेंसिंग विनिमयन एक्ट या अधिनियम लागू किया गया। अब लाइसेंसी विनिमयन एक्ट या अधिनियम क्या था, ज़रा इसे समझते हैं। तो इसे जॉन एडम्स द्वारा अधिनियमित किया गया था, जो है ना। और इसके अनुसार बिना लाइसेंस के प्रेस दंडनीय अपराध घोषित किया। मतलब लाइसेंसिंग विनिमय को आप नाम से ही याद रख सकते हैं कि इसमें बात ये की गई थी कि आप बिना लाइसेंस के प्रेस नहीं खोल सकते। यदि आपको प्रेस खोलना है तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जब आप सरकार से लाइसेंस लेने जाएंगे तो सरकार को वहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन का प्रोफार्मा था, आपको उन सारे के सारे प्रोफार्मा से सहमत होना पड़ता था। और उस प्रोफार्मा का मेन मुद्दा ये था कि आप बिना सरकार की सहमति के कुछ भी नहीं छाप सकते। दूसरी चीज़, सरकार के बारे में आप कुछ भी ऐसा नहीं छाप सकते जिससे सरकार की इमेज लोगों में बिगड़े या सरकार को लेकर लोग भड़कें, तो कुछ भी आप ऐसा नहीं छाप सकते। तो लाइसेंसी विनिमय में ये था कि आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, और लाइसेंस लेने के लिए आपको सरकार की टर्म्स एंड कंडीशन के साथ फैमिलियर होना पड़ता था, ठीक है। और प्रतिबंध मुख्य रूप से भारतीय भाषा के समाचार पत्रों या भारतीय द्वारा संपादित लोगों के लिए निर्देशित किए गए थे। तो बेसिकली जितने भी तरह के प्रतिबंध थे, जितने भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस थी, वो उन समाचार पत्रों पर थी जो या तो भारतीयों के द्वारा जारी किए जाते थे या फिर जो भारतीय भाषाओं में जारी किए जाते थे। तो मुख्य रूप से उन्हें डर ये था कि किसी भी तरह भारतीय लोग अवेयर ना हो। दूसरी चीज़, भारतीयों तक किसी भी तरह की ऐसी भड़काऊ सरकार के बारे में बात ना पहुंचे जिससे वो भड़के और सरकार विरोधी हो जाए, है ना। तो इस डर के कारण ये अधिनियम जो है लगाया गया था। आगे बात करते हैं कुछ और अधिनियम की। तो 1835 का प्रेस अधिनियम, द प्रेस एक्ट ऑफ 1835, और मेटाकाफ एक्ट, इसे मेटाकाफ अधिनियम भी कहा जाता था। तो मेटाकाफ ने उपाधि प्राप्त की थी भारतीय प्रेस की मुख्यदाता, क्योंकि उसने अप्रिय 1823 अध्यादेश को निरस्त कर दिया था। तो आपको याद रखना है कि पिछली स्लाइड में हमने देखा कि 1823 में जो अधिनियम आया था, लाइसेंसिंग अधिनियम, जिसने भारतीय समाचार पत्रों को और भारतीय समाचार पत्र प्रेषककर्ताओं को, मतलब निकालने वालों को, बहुत ज़्यादा बंदिशों में रखा था, बहुत ज़्यादा बॉन्डेड रख दिया था। इसकी कड़ी आलोचना हुई थी। लेकिन जब 1835 का एक्ट आया तो 1835 के एक्ट को मेटकाफ टाइटल दिया गया था, ठीक है ना। और इन मेटकाफ को टाइटल क्या दिया गया था? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस,
है ना, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। याद रखना, रट लेना इस चीज़ को कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो मेटकाफ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेटकाफ ने 1823 में अधिनियम से भारतीय प्रेस को मुक्ति दिलाई थी। क्योंकि 1823 में जो अधिनियम आया था उसमें भारतीय प्रेस बंद गई थी, जकड़ गई थी, लेकिन मेटकाफ के 1835 एक्ट के बाद 1823 एक्ट की सारी रिस्ट्रिक्शंस हट गई थी और भारतीय प्रेस एक तरह से स्वतंत्र हो गई थी कुछ समय के लिए। ठीक है, इसीलिए मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। लाइसेंसिंग एक्ट 1857। अब 1823 में एक लाइसेंसिंग एक्ट आया, उसके बाद 35 में रिलैक्सिंग एक्ट था, मान सकते हो, फिर 1857 में वापस से एक बार लाइसेंसिंग एक्ट आया। अब बात ये करते हैं कि इस लाइसेंसिंग एक्ट में क्या नई चीज़ें थी। तो इस अधिनियम में लाइसेंसिंग प्रतिबंध लगाया गया और पुस्तक, समाचार पत्र या मुद्रित मामले के प्रकाशन और संचालन को रोकने का अधिकार दिया गया, और यह 1857 के विद्रोह के कारण हुए आपातकाल के कारण लगाया गया था। तो बेसिकली हुआ कि 1856 तक तो सब चीज़ें बहुत सही रहीं, लेकिन जैसे ही 1857 का विद्रोह हुआ, जिस तरह से आग भड़की विद्रोह की, तो उस विद्रोह से सरकार ने डरकर हर एक सुरक्षित कदम उठाने शुरू कर दिए थे, और उन्हीं में से समाचार पत्रों को, न्यूज़ लेटर्स को रिस्ट्रिक्टेड करना, प्रतिबंधित करना एक था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1857 में हुए विद्रोह के कारण एक लाइसेंसिंग एक्ट पास किया, जिसके द्वारा जितने भी बुक्स थे, न्यूज़पेपर थे और प्रिंटेड मटेरियल थे, इनको रिजर्व कर दिया गया था गवर्नमेंट के। ठीक है, मतलब पूरी तरह से क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, ये किसके पास अधिकार आ गए थे? गवर्नमेंट के पास अधिकार आ गए थे। गवर्नमेंट की सहमति के बिना उनमें कुछ भी नहीं छप सकता था। क्लियर? और ये किस वजह से किया गया? ये जो इमरजेंसी लगी थी 1857 के विद्रोह के बाद, तब किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 1857 में भी लाइसेंसिंग अधिनियम आया था। ठीक है, और लाइसेंसिंग दोनों अधिनियमों ने क्या किया? भारतीय प्रेस को बांधा ही था। 1823 में जो लाइसेंसिंग अधिनियम आया उसने भी भारतीय प्रेस को बांधा, और 1857 में जो लाइसेंसिंग अधिनियम आया उसने भी भारतीय प्रेस को बांधने का ही कार्य किया। उसके बाद हम बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 आया, है ना। अधिनियम आया, पंजीकरण अधिनियम 1867 में पंजीकरण अधिनियम आया। इट रिप्लेस्ड मेटकाफ्स एक्ट ऑफ 1835। और इसने क्या किया? मेटकाफ का जो एक्ट था, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता मेटकाफ का जो एक्ट था, जो कि 1835 में आया था, उस एक्ट को इस एक्ट ने रिप्लेस कर दिया। किसने किया रिप्लेस? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 ने। एंड दिस इज ऑफ रेगुलरिटी इन नेचर बट नॉट रिस्ट्रिक्टिव। Every book newspaper was required to print name of the printer and publisher। अब हुआ क्या यहाँ पर? मेटकाफ के बाद जो है इसने रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाए, लेकिन हाँ, ये एक रेगुलेटरी बॉडी था। रेगुलेटरी बॉडी क्या होता है? जो कंट्रोल रखता है लेकिन रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखता। ठीक है, तो इसने क्या किया? प्रेस को कंट्रोल तो रखा लेकिन रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। बस इसने एक कंडीशन दी थी कि भाई कोई भी जो समाचार पत्र या पुस्तक होगी उसमें प्रकाशक का नाम तथा प्रिंट करने वाली संस्था का नाम आवश्यक है। मतलब दोनों चीज़ आवश्यक है कि वो किसने प्रिंट किया था। मतलब ये एक रेगुलरिटी था, है ना, प्रकृति में प्रतिबंधात्मक नहीं था। ठीक है, यह प्रतिबंधात्मक नहीं था, ये रेगुलरिटी था नेचर में। ठीक है, अब प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष क्या क्या हुए, ज़रा हम इसे समझते कि कौन कौन सी जो चीज़ें थी संघर्ष के रूप में सामने आई, या किस किस तरह के स्ट्रगल भारतीय प्रेस को करने पड़े, या किस किस तरह के स्ट्रगल भारतीय प्रेस को देखने पड़े, किन किन स्टेप्स से भारतीय प्रेस जो थी, किन किन मानदंडों और स्थितियों से भारतीय प्रेस गुजरी, इससे हम देखते हैं। तो बात शुरू होती है 1824 में, जब राजा राम मोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले एक प्रस्ताव का विरोध किया। तो सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ऐसे भारतीय सामने आए, है ना, प्रत्यक्ष रूप से, जिन्होंने भारतीय प्रेस पर लगने वाले सभी प्रतिबंधों का सीधे तौर पर विरोध किया। ही अपोज्ड ऑल द रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस अपोजिंग द फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, इंडियन प्रेस की सारी फ्रीडम्स के अगेंस्ट जितनी भी चीज़ें थी उन सभी का इन्होंने सीधे तौर पर खंडन किया। प्रेस राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रचार के लिए अति महत्वपूर्ण है, ये उनका मानना था, और उसका विस्तार और इसकी स्वतंत्रता भी उतनी ही ज़रूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने शुरुआती दिनों में अपने संकल्पों और कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रेस पर जो है वो भरोसा किया था। तो उस समय देखिए, सोशल मीडिया तो चलता नहीं था कि लोग अपनी बातें जैसे आज के समय सोशल मीडिया पर रख देते हैं। किसी को भी कोई इशू होता है वो सोशल मीडिया पर रख देता है और वो आग की तरफ फैल जाती है। लेकिन उस समय जो न्यूज़पेपर थे, जो प्रेस थे,
वही इकलौता माध्यम थे जिसके द्वारा जो नेता थे, पब्लिशर थे, लीडर थे, विचारक थे, अपने विचार, अपने थॉट्स जो है वो डिलीवर कर सकते थे पीपल लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए। तो उस समय ऐसी चीज़ें नहीं थी, उस समय सिर्फ वही सब चीज़ें थी, प्रेस ही था। तो प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। क्यों? क्योंकि भारतीय लोग जो थे उस समय अंग्रेजों से त्रस्त आ चुके थे। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों से, अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले शोषण से परेशान हो चुके थे। और जो लीडर थे वो जन सामान्य तक, हर एक सिंगल सिटीजन तक अपने थॉट्स को डिलीवर करना चाहते थे, अपने विचारों को हर एक सिंगल व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते। तो इसके लिए, ऐसा करने के लिए ये ज़रूरी था, अति आवश्यक था कि वो भारतीय लोगों के विचारों को समझे और भारतीय लोगों तक अपने विचार जो है पहुंचा पाए। उस समय जो एकमात्र माध्यम था वो प्रेस था, इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की जो फ्रीडम थी वो अति आवश्यक थी। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से अखबार थे जो उस दौरान अस्तित्व में आए। ठीक है, ये नाम आप सभी को याद ज़रूर होने चाहिए कि वो कौन कौन से अखबार थे जो उस समय के दौरान अस्तित्व में आए। तो द हिंदू, जिसे आप आज पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, जिसे पढ़ना अनिवार्य माना जाता है, द हिंदू, इसे जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, है ना, द हिंदू, इसे जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा जो है लाया गया था। इसके अलावा द बेंगली, ठीक है ना, द बंगाली इसे हम बोल सकते हैं, एस.एन. बनर्जी के द्वारा इसे लाया गया था। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरूजी के द्वारा लाया गया था, है ना। अमृता बाजार पत्रिका जो थी वो शिशिर कुमार घोष के द्वारा लाई गई थी। वहीं यदि हम बात करें महारात एंड केसरी जो थी, इसे तिलक के द्वारा लाया गया था। क्लियर। और सुधारक जो था वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लाया गया था। और हिंदुस्तान जो था वो जीपी वर्मा के द्वारा लाया गया था। तो ये कुछ नाम है, ये कुछ फेमस उस समय के न्यूज़ लेटर्स हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए, जिनके फाउंडर्स आपको पता होने चाहिए, रटे होने चाहिए। मैं तो ऐसा बोलूँगा, इस हद तक बोलूँगा कि रटे होने आपको बिल्कुल चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, द बंगाली एस.एन. बनर्जी, द वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरूजी, अमृता बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा, महाराता एंड केसरी तिलक के द्वारा, सुधारक गोखले के द्वारा, और हिंदुस्तान जो था वो जीपी वर्मा के द्वारा लॉन्च करी गई थी। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो सभी समाचार पत्र थे ये ना मात्र सिर्फ शहरों में बल्कि गाँव तक भी इनकी व्यापक पहुँच थी। मतलब जो गाँव के लोग थे, भले उतनी लिटरेसी रेट नहीं था, लेकिन स्टिल गांव के लोगों तक ये चीज़ पहुंच रही थी। तो जो नेशनलिस्ट थे, जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, वो अपने विचार, अपनी बातें जो है वो भारतीय लोगों तक पहुंचा सकते थे। और यही एक माध्यम था जहां पर वो अपने थॉट्स को डिलीवर करके, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाकर उन्हें अपने से जोड़ सकते थे। और राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जब भी प्रेस की बात आती है तो एक सबसे फेमस एक्ट की हम बात करते हैं, दैट इज़ द वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878। जब भी प्रेस की बात आएगी, जब प्रेस की बात आएगी, तब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम आएगा, क्योंकि ये एक बहुत विवादित, लेकिन प्रेस से संबंधित यदि हम बात बोले तो बहुत ही ज़रूरी एक नियम था। ठीक है, तो यह प्रेस के बेहतर नियंत्रण के लिए गठित किया गया था। ठीक है, ऐसा कहा गया। और राजद्रोह लेखन को प्रभावी रूप से दंडित करने के लिए लिया गया। अब उस समय राजद्रोह किसे माना जाता था? देखिए, उस समय राजद्रोह ये था, कहने को तो इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसलिए लगाया गया था ताकि बेहतर प्रबंधन हो सके प्रेस का, लेकिन राजद्रोह के प्रति जो भी किया जाए उसको दंडित किया जा सके। लेकिन उस समय राजद्रोह क्या था? यदि ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ कोई भी कुछ गलत लिखता है, अब गलत से मतलब ये कि यदि ब्रिटिश कुछ गलत कर रहे हैं और उस गलत को गलत यदि लिख दिया तो ये एक तरह से देशद्रोह माना जाता था। क्लियर। और देशद्रोह माने जाने पर उस व्यक्ति को, उस पत्रकार को दंडित भी किया जाता था। ठीक है, क्लियर। अब स्थानीय सरकार की आज्ञा से किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशक या मुद्रक को बुलाकर बंधन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कह सकते थे। मतलब बेसिकली ये होता था कि बिना सरकार की परमिशन के इस तरह का कुछ भी नहीं हो सकता था। इस बंधन पत्र में यह प्रावधान था, देखिए अब क्या होता था, हमेशा एक बंधन पत्र साइन किया जाता था। और इस बंधन पत्र में क्या प्रोग्राम था? इस बंधन पत्र में यह प्रावधान था कि ये प्रकाशक या मुद्रक ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे सरकार के विरुद्ध असंतोष भड़के। ठीक है, और प्रकाशक की जमानत राशि जमा करनी थी, जिससे यदि अपराध किया जाता है तो उसे जब्त किया जाएगा। तो बेसिकली होता क्या था, देखिए यहाँ पर कितने गलत तरीके से, कितने इलीगली तरीके से कंट्रोल किया जाता था कि यदि आपकी प्रेस है तो आपसे एक बंधक पत्र बनवाया जाएगा जिसमें आपसे जमानत राशि भी जमा कराई जाएगी।
और यदि आपने सरकार के द्वारा बताए गए नियमों में से किसी का भी उल्लंघन करेंगे, जिस नियम में सबसे महत्वपूर्ण नियम ये था कि आप कुछ भी ऐसा नहीं छापेंगे, आप कुछ भी ऐसा नहीं छापेंगे जिससे कि सरकार, कुछ भी ऐसा आप नहीं छापेंगे कि जिससे सरकार के विरुद्ध कोई एक्शन हो, ठीक है। तो यही जो था वो पूरी तरह से एक बात हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरी तरह से सरकार के फेवर में चीज़ थी। और पूरी तरह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने क्या किया था, फिर से एक बार जंजीरों में जकड़ लिया था भारतीय प्रेस को। भारतीय प्रेस जो थी पूरी तरह से परतंत्र हो गई थी, स्वाधीन, है ना, क्लियर। अब मजिस्ट्रेट की कार्यवाही अंतिम थी और अदालत में कोई अपील जो है नहीं की जा सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेस था ये फाइनल डिसीजन माना जाता था और आगे इसको आप कहीं भी अपील कर नहीं सकते थे। और जो मजिस्ट्रेट होते थे वो ब्रिटिशर्स के होते थे, तो डेफिनेटली जो फेवर सुनाए जाते थे वो ज़्यादातर ब्रिटिश फेवर में ही होती थी चीज़ें। तो बेसिकली चीज़ों को जिस तरह से थी जो ख़राब थी, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने जो भारतीय प्रेस है उसको पूरी तरह से बांध कर रख दिया था फिर से। और इसकी आगे चलकर काफ़ी कड़ी आलोचना भी होगी, हम देखेंगे। अब हुआ क्या, न्यूज़पेपर, है ना, इंसाइटमेंट टू दी ऑफेंसेस एक्ट 1908, तो समाचार पत्रों अपराधों में वृद्धि अधिनियम 1908 में आया। अब ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट अधिनियम है। कौन सा अधिनियम था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में आया। इसके बाद 1908 में आया समाचार पत्र अपराधों में वृद्धि अधिनियम। और इस अधिनियम ने मजिस्ट्रेट को प्रेस की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया, जिसमें हत्या, हिंसा के लिए उकसाने वाली आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित होने की संभावना थी। अब देखिए बेसिकली हुआ क्या, 1857 जैसी स्थिति मान लीजिए बनती है और कोई भी नेशनलिस्ट अपने भाषण में ये बोलता है कि भाई आपको ये काम करना है, और उसके चलते यदि विद्रोह होता है, तो जिस भी समाचार पत्र में ये चीज़ छपी थी जिसकी वजह से लोग अवेयर हुए और उस विद्रोह में शामिल हुए, तो उस समाचार पत्र की सभी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार किसको दिया गया, मजिस्ट्रेटों को दे दिया गया था, ठीक है। तो बेसिकली 1908 में चीज़ों को और बाउंड कर दिया। अब उसके पीछे रीज़न था, हम सभी को पता है कि 1900 के बाद 1947 तक का वो समय था जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट्स थी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो नए नए आयाम थे वो चालू हो रहे थे, लोग नए नए तरीके के आंदोलन कर रहे थे। तो इस समय सरकार चाहती थी कि किसी भी तरह से भारतीय लोगों को दूर रखा जाए, और उस समय भारतीय नेशनलिस्ट को लोगों से दूर रखना जरूरी था। और नेशनलिस्ट का लोगों से जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम उस समय प्रेस था। तो प्रेस को बांध के रखना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी था, और वो लगभग यही जो है लगातार करती जा रही थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एक्ट आए, जैसे भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में भी आया। तो इस अधिनियम ने वीपीए की सबसे खराब विशेषताओं को पुनर्जीवित किया, है ना। इसने स्थानीय सरकार को प्रिंटर प्रकाशक से पंजीकरण में जमानत की मांग करने का अधिकार दे दिया। तो बेसिकली अब लोकल गवर्नमेंट भी क्या कर सकती थी, जो जमानत की राशि मांग सकती थी कि यदि आप जमानत की राशि दीजिए और आपने कुछ ऐसा गड़बड़ किया तो आपकी जमानत की राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। वैसे ही भारत की आर्थिक स्थिति इस समय तक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, और जब बात आती थी अर्थदंड की या पंजीकरण बचाने की, तो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाते थे। तो पूरी तरह से भारतीय प्रेस को तोड़ दिया गया था इस एक्ट के द्वारा। वहीं भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्ति अधिनियम, जो कि 1931 में आया, इस अधिनियम ने प्रांतीय सरकार को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए प्रचार को दबाने के लिए व्यापक अधिकार दिए। अब जब ये 1931 का समय था, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो सरकार चाहती थी कि किसी भी तरह से अब यहाँ पर भी प्रेस का रोल खत्म हो। तो उसने क्या किया, कुछ नए अधिकार जो थे वो प्रांतीय सरकार को दिए, ताकि वो कंट्रोल कर सके व्यवस्थित तौर पर किसको, प्रेस को। तो ये वो सारी चीज़ें थी दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा, जहाँ पर प्रेस को किस तरह से दबाया गया, कुचला गया, है ना। कोशिश की गई कि प्रेस किसी भी तरह से भारतीय लोगों की, भारतीय नेशनलिस्ट की मदद ना कर पाए, भारतीय नेशनल मूवमेंट में अपना हिस्सा ना दे पाए, ठीक है। और इसी उद्देश्य के साथ ये सारे के सारे अधिनियम जो हैं वो लागू किए गए थे भारतीय प्रेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आज की जो क्लास थी बेसिकली इसमें हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि किस तरह से भारतीय प्रेस का एवोल्यूशन हुआ, किस तरह भारतीय प्रेस जो वो किन किन परिस्थितियों से गुजरी और आज अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुँची हुई, किस किस तरह से हम देखें लाइसेंसिंग एक्ट आया, रजिस्ट्रेशन एक्ट आया, उसके बाद फिर हमने देखा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, फिर लाइसेंसिंग एक्ट आया, और ऐसे बहुत सारे एक्ट आए जिसने भारतीय प्रेस को दबाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह उन सभी दौर से गुजरकर भारतीय प्रेस आज भी अपना अस्तित्व बचाए हुए खड़ा हुआ है। कल की क्लास या नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी हिस्ट्री, क्योंकि इसमें हम देखने वाले कि शिक्षा में किस तरह से काम किया था, शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिशर्स ने किस तरह से काम किया था। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।
अपना प्यार इसी तरह नॉलेज स्काई पर बनाए रखें और हम कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरह अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।